बदला लेने के लिए इस आदमी ने अपने शरीर की त्वचा के नीचे लोहे का कवच सिलवा लिया था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान वो अपने हाथ जहरीले कीड़ों से भरे एक बर्तन में डाल देता था और उन्हें अपने मांस को काटने और नोचने देता था। दर्द असहनीय होता था, लेकिन फिर भी युआन कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचता था, क्योंकि वो डार्क 5 पॉइजन मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रहा था और वह ये सब सिर्फ एक ही वजह से कर रहा था, अपने पिता की मौत का बदला लेने के जुनून में। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा उसे इस बात की थी कि उसकी अपनी बहन को सुचिन से प्यार हो गया था, जो उसके पिता के हत्यारे का बेटा था, और उसने उसी से शादी करने का फैसला कर लिया था। कहानी की शुरुआत साल 1861 से होती है। उस समय चीन पर विदेशी शक्तियां लगातार हमला कर रही थी। भारी आक्रमण के बावजूद चीनी लोग न तो अपने दुश्मनों के सामने झुके और न ही अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए तैयार हुए। हार मानने के बजाय उन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट वुशु में महारत हासिल करने का संकल्प लिया। वर्षों की कठोर ट्रेनिंग, अनुशासन और अथक मेहनत के बाद वे इतने शक्तिशाली योद्धा बन गए कि युद्ध के मैदान में उन्हें हराना लगभग असंभव हो गया। इसके बाद कहानी एक ऐसे व्यक्ति की ओर बढ़ती है जिसे एक विशाल लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया है और उसकी फांसी की तैयारी चल रही है। जैसे ही उसके अपहरणकर्ता उसे मारने वाले होते हैं, तभी अचानक सैनिकों का एक दल वहां पहुंचता है और उन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। तलवारें टकराने लगती हैं और हर योद्धा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ने लगता है। इसी भीषण लड़ाई के दौरान हमारी मुलाकात जनरल सुचिन से होती है, जो अपनी असाधारण युद्ध कला के कारण पूरे देश में एक महान मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। सुचिन इस बचाव अभियान का नेतृत्व करता है और अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता से दुश्मनों को बेहद आसानी से परास्त कर देता है। जिस व्यक्ति को वो बचाता है, वो वास्तव में एक शाही राजकुमार होता है। अपनी जान बचाए जाने के लिए आभारी राजकुमार सुचिन से कहता है कि वो उसे नए गवर्नर के पद से सम्मानित करेगा, लेकिन सुचिन इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति स्वीकार करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। इसके बजाय वह राजकुमार से अनुरोध करता है कि ये पद उसकी पत्नी के भाई युआन को दे दिया जाए। हालांकि राजकुमार सुचिन की सिफारिश मानने से इनकार कर देता है और अपने निर्णय पर कायम रहता है। फिर भी सुचिन को सत्ता या राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसका असली सपना लोगों पर शासन करना नहीं, बल्कि एक महान वुशु गुरु बनना होता है। वह चाहता है कि वह अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट सिखाने में बिताए ताकि दूसरे लोग भी मजबूत बन सके। इसी कारण वह युआन से कहता है कि वास्तव में गवर्नर बनने का अधिकार उसी का था। सुचिन ये भी बताता है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ उस स्त्री के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने की है जिससे वो प्रेम करता है, और उसके साथ एक खुशहाल परिवार बसाने की है। 5 साल बीत जाते हैं। अब तक सुचिन की शादी इंग नाम की महिला से हो चुकी होती है और दोनों का एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम फोंग है। अब सुचिन अपनी पत्नी, बेटे और पिता के साथ एक शांत और सुखी जीवन जी रहा है। वर्षों तक युद्ध भूमि में लड़ने के बाद आखिरकार उसे वही परिवार मिल चुका है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, और सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई देता है। एक दिन सुचिन के पिता वोंगन उसके पास एक चिंताजनक खबर लेकर आते हैं। वह बताते हैं कि कई वर्षों बाद युआन आखिरकार वापस घर लौट रहा है, जहां बाकी सभी लोग उसकी वापसी से खुश हैं। वहीं वोंग के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। वो सुचिन को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे डर है कि युआन अच्छे इरादों से वापस नहीं आ रहा। वोंग अपनी चिंता की वजह भी बताता है। कई साल पहले उसे मजबूरी में युआन के पिता की हत्या करनी पड़ी थी। वो कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन युआन के पिता ने अनगिनत निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, और अगर उसे नहीं रोका जाता तो वह और भी अधिक लोगों का खून बहाता। इसलिए मजबूर होकर वोंग ने उसकी जान ले ली। इतने वर्षों बाद भी वोंग को यही डर सताता रहता है कि कहीं युआन अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तो वापस नहीं आया। अपने पिता को इतना चिंतित देखकर सुचिन उन्हें दिलासा देता है। वह कहता है कि शायद डरने की कोई बात नहीं है। संभव है कि युआन इतने वर्षों बाद सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए लौट रहा हो। आखिर उसके भी अपने लोग हैं जो उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए बिना किसी कारण सबसे बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहानी युआन की ओर बढ़ती है, जो अब एक सम्मानित गवर्नर बन चुका है। अगले ही दिन वह 100 से अधिक शाही मेहमानों और अधिकारियों के साथ सुचिन के घर पहुंचता है। इतने विशाल दल के आने के बावजूद सुचिन सभी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करता है और हर एक का पूरे सम्मान और आतिथ्य के साथ आदर सत्कार करता है। कुछ ही देर बाद स्वयं युआन घर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही सुचिन उसे देखता है, ये साफ दिखाई देता है कि वर्षों में युआन पूरी तरह बदल चुका है। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ चुका है और उसके आसपास एक ठंडी, भयावह और डरावनी आभा महसूस होती है, जो उसे पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना देती है। सबसे पहले वो अपनी बहन इंग से मिलता है और फिर उसके छोटे बेटे फोंग को प्यार से गले लगाता है। इसके बाद वोंगन उसके पास आते हैं। सभी की हैरानी के बीच युआन आदरपूर्वक वोंग से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने जीवन भर वोंग से जो दया, स्नेह और उपकार पाए, उनके बदले में वो कभी कुछ नहीं कर सका। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो उन एहसानों का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। हालांकि युआन की बातें सुनने में पूरी तरह सच्ची लगती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसा होता है जो बेहद असहज महसूस कराता है। वोंग जैसे जैसे उसकी बातें सुनते हैं, उनके मन की बेचैनी और बढ़ती जाती है।
उन्हें अंदर ही अंदर महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है और युआन अपने असली इरादों को इन विनम्र शब्दों के पीछे छिपा रहा है। सभा समाप्त होने के बाद युआन अपने निवास पर लौटता है, जहां वोंग फैसला करते हैं कि अब अतीत की बात खुलकर कर लेनी चाहिए। वोंग युआन से कहते हैं कि वो कभी उसके पिता को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। युआन के पिता ने निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्लेआम किया था और उन्हें रोकना ही एकमात्र उपाय था। वोंग पूरे दिल से माफी मांगते हुए कहते हैं कि इतने वर्षों से वो उसी फैसले का बोझ अपने दिल पर उठाए हुए हैं। वह युआन की आंखों में देखकर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो उन्हें अपने पिता की हत्या के लिए माफ कर देगा। युआन बिना कोई भाव प्रकट किए उनकी सारी बातें सुनता है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद वो शांत स्वर में कहता है कि उसने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी सारी दुश्मनी खत्म हो गई हो, लेकिन वो शांति सिर्फ एक पल के लिए होती है। जैसे ही युआन अपनी बात पूरी करता है, वो अचानक अपने पिता की उसी घातक मार्शल आर्ट तकनीक से वोंग पर हमला कर देता है, जिसे 5 पंच पॉइजन के नाम से जाना जाता था। ये विनाशकारी वार वोंग को संभलने का मौका भी नहीं देता। जहर तुरंत अपना असर दिखाने लगता है और वोंग जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो जाती है और आखिरकार वे उसी बदले का शिकार बन जाते हैं जिससे वे इतने वर्षों से डरते आ रहे थे। पास ही छिपी हुई इंग और उसका छोटा बेटा फोंग ये पूरा भयावह दृश्य अपनी आंखों से देख लेते हैं। डर के मारे दोनों तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे इलाके को पहले ही एक विशाल सेना ने घेर रखा होता है। वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते और सैनिक उन्हें पकड़कर घसीटते हुए युआन के सामने ले आते हैं। उधर सुचिन को अभी तक इस पूरी घटना की कोई खबर नहीं होती। वो अब भी बाहर शाही मेहमानों की मेहमाननवाजी में व्यस्त रहता है और ये सुनिश्चित कर रहा होता है कि हर अतिथि का सही तरीके से स्वागत किया जाए। अचानक उसका एक वफादार आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसे ये भयानक खबर देता है कि युआन ने उसके पिता की हत्या कर दी है। ये सुनते ही सुचिन बिना एक पल गवाए अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य होता है। पूरा आंगन उसके वफादार सैनिकों की लाशों से भरा पड़ा होता है, जिन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसी खून से सने आंगन के बीच उसके पिता का निर्जीव शरीर पड़ा होता है। सुचिन अभी अपने पिता की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाता कि तभी युआन द्वारा भेजे गए 2 हत्यारे अचानक उस पर हमला कर देते हैं। उनका इरादा उसी समय सुचिन का अंत कर देना होता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। सुचिन की मार्शल आर्ट क्षमता उनके स्तर से कहीं ऊपर होती है। उनके हर हमले को वो बेहद आसानी से रोक देता है और कुछ ही पलों में ये साफ हो जाता है कि वे दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। अपनी निश्चित हार देखकर दोनों हत्यारे वहां से भाग खड़े होते हैं। सुचिन उन्हें बच निकलने नहीं देना चाहता। वह तुरंत अपनी तलवार उठाता है, घोड़े पर सवार होता है और पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर युआन अपने दिवंगत पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में वोंग गन का कटा हुआ सिर होता है। उसके लिए यही इस बात का प्रमाण होता है कि उसने आखिरकार अपने पिता की मौत का बदला पूरा कर लिया है। कुछ ही देर बाद वे दोनों हत्यारे उसके सामने पहुंचते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे सुचिन को मारने में असफल रहे। इससे पहले कि वे दोनों हत्यारे अपनी असफलता की वजह बता पाते, तभी सुचिन स्वयं तूफान की तरह वहां आ पहुंचता है। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही होती हैं। वो अपनी तलवार सीधे युआन की ओर तान देता है और कसम खाता है कि आज वो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं जाने देगा। इतना कहकर वो बिना एक पल गवाए उस पर टूट पड़ता है और दोनों योद्धाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। ये लड़ाई शुरू से लेकर अंत तक बेहद क्रूर और जानलेवा होती है। हालांकि सुचिन एक असाधारण मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन धीरे धीरे युआन उस पर भारी पड़ने लगता है। उसकी चाल पहले से कहीं अधिक तेज होती है, उसके वार कहीं अधिक निर्दयी होते हैं और सुचिन के लिए उसकी गति का सामना करना मुश्किल होता जाता है। आखिरकार युआन अपनी सबसे घातक तकनीक डेडली पॉइजन पंच का इस्तेमाल करता है। उसका इरादा एक ही वार में सुचिन का अंत कर देने का होता है। जैसे ही उसका जानलेवा प्रहार सुचिन की जान लेने वाला होता है, तभी छोटा फोंग अचानक युद्ध भूमि में दौड़ता हुआ आ जाता है। वह युआन के पैरों से लिपट जाता है, उसकी टांगों को कसकर पकड़ लेता है और रोते हुए उससे अपने पिता की जान बख्श देने की भीख मांगने लगता है। अंतिम वार करने के बजाय युआन उससे भी अधिक क्रूर सजा देने का फैसला करता है। वो लगभग मरणासन्न सुचिन को पकड़ता है और उसे उफनती हुई नदी में फेंक देता है। जैसे ही इंग अपने पति को तेज बहाव में बहते हुए देखती है, वो एक पल की भी देर नहीं करती। अपनी जान की परवाह किए बिना वह भी नदी में छलांग लगा देती है ताकि किसी तरह अपने पति को बचा सके। सभी मुश्किलों के बावजूद इंग उस प्रचंड धारा से जिंदा बाहर निकलने में सफल हो जाती है। काफी देर बाद उसे नदी के किनारे बेहोश पड़ा सुचिन मिल जाता है। वो पूरी तरह थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर वो एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाती है, सुचिन को उस पर लिटाती है और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। कई घंटों तक वह कठिन और पथरीले रास्तों पर लगातार उसे खींचती रहती है। इतनी मेहनत के कारण उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। आखिरकार वह एक ऊंचे और खड़े पहाड़ तक पहुंचती है और पूरी ताकत से मदद के लिए पुकारने लगती है। लेकिन अपनी शारीरिक सीमा से कहीं अधिक मेहनत कर लेने के कारण अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है।
जिस स्ट्रेचर पर सुचिन लेटा होता है वो तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे फिसलने लगता है। ठीक उसी क्षण अचानक यू नाम की एक महिला योद्धा वहां प्रकट होती है। वो बिना एक पल गवाए गिरते हुए स्ट्रेचर को पकड़ लेती है और खाई में गिरने से ठीक पहले सुचिन की जान बचा लेती है। इसके बाद यू सुचिन और इन दोनों को अपने घर ले जाती है जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर बना होता है। वह उन्हें अपने घर में रहने की जगह देती है ताकि वे सुरक्षित रहकर स्वस्थ हो सके। परंपरागत चिकित्सा के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए यू कई तरह की जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार करती है ताकि सुचिन के शरीर से जहर बाहर निकाला जा सके। साथ ही वह इनकी चोटों का भी बहुत सावधानी से उपचार करती है। अगली रात सुचिन को धीरे धीरे होश आता है, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है और वो भय से भर जाता है। युआन के जहरीले हमले के कारण उसके दोनों पैर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुके होते हैं। अपनी इस हालत को स्वीकार करना उसके लिए असंभव हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह बेकार हो चुका है और कभी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। इससे भी बड़ी बात, उसे यकीन हो जाता है कि एक दिन युआन फोंग को भी मार डालेगा और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। सुचिन को इस तरह निराशा में डूबा देखकर इंग उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वह उसे विश्वास दिलाती है कि युआन कभी भी एक मासूम बच्चे की हत्या जैसी नीच हरकत नहीं करेगा। कई और सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन सुचिन की हालत में बहुत कम सुधार आता है। मानसिक पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो गहरे अवसाद में चला जाता है। हर दिन वो भारी मात्रा में शराब पीने लगता है ताकि अपने दर्द को भूल सके और अपनी खोई हुई जिंदगी से कुछ देर के लिए भाग सके। एक दिन सुचिन घर के बाहर बैठा होता है, तभी एक बेहद जहरीला सांप चुपचाप उसकी ओर रेंगता हुआ आता है और हमला करने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वो उसे डस पाता, इंग खतरे को देख लेती है। वो बिना जरा सा भी डरे अपने नंगे हाथों से सांप को पकड़ लेती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। उसकी इस बहादुरी को देखकर सुचिन हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे इतने खतरनाक सांप से डर नहीं लगा। इंग हल्की सी उदास मुस्कान के साथ जवाब देती है कि दुनिया का कोई भी सांप उसे उतना नहीं डरा सकता जितना उसे अपने पति को खो देने का डर सताता है। वह स्वीकार करती है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं युआन उनका पूरा परिवार बर्बाद न कर दे। इंग की ये बातें सुचिन के दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि अगर वो सचमुच अपने बेटे को बचाना चाहता है तो अब वो खुद पर तरस खाना जारी नहीं रख सकता। उसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनना होगा। नई दृढ़ता और अटूट संकल्प के साथ सुचिन एक बार फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपने शरीर को उसकी हर सीमा से कहीं आगे तक धकेल देता है। हर दिन अथक मेहनत और अडिग इच्छा शक्ति के साथ वो धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करने लगता है। कुछ ही समय बाद वो न केवल पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट क्षमता भी पहले से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। एक दिन जब सुचिन अकेले अभ्यास कर रहा होता है, तभी अचानक उसे दो रहस्यमयी योद्धा दिखाई देते हैं। एक सफेद वस्त्रों वाला तलवारबाज और दूसरा काले वस्त्रों वाला तलवारबाज। इससे पहले कि वो उनमें से किसी के पास पहुंच सके, दोनों अचानक किसी दूसरी ही दुनिया में गायब हो जाते हैं। सुचिन ने अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा होता और वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक प्राचीन सन्यासी से होती है जिसकी रहस्यमयी शक्तियां किसी चमत्कार से कम नहीं होती। उस वृद्ध की अद्भुत शक्तियों को अपनी आंखों से देखने के बाद सुचिन आदरपूर्वक उनसे विनती करता है कि वे उसे अपना शिष्य बना ले। वृद्ध सन्यासी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि सुचिन उनका शिष्य बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस रहस्यमयी सफेद योद्धा को हराना होगा। सुचिन बिना किसी हिचकिचाहट के ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सुचिन को एक अविश्वसनीय सच्चाई का एहसास होने लगता है। वो सफेद योद्धा कोई वास्तविक इंसान नहीं होता। वो तो सुचिन के अपने सपनों, उसके डर और उसकी कल्पनाओं का साकार रूप होता है। वास्तव में वो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं लड़ रहा होता, बल्कि स्वयं अपने भीतर छिपे भय और कमजोरियों से युद्ध कर रहा होता है। उसी शाम सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। खाना खाते समय यू ध्यान से सुचिन के हाथों की जांच करती है और उसकी शारीरिक स्थिति का परीक्षण करती है। ये देखकर वो पूरी तरह आश्चर्यचकित रह जाती है कि युआन के जहर के कारण हुआ लकवा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सुचिन अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका होता है। उसकी अथक मेहनत, अडिग इच्छा शक्ति और कभी हार न मानने वाले संकल्प ने उस असंभव लगने वाली बाधा को भी पार कर लिया था। एक और वर्ष बीत जाता है। इस पूरे समय में सुचिन अपना हर दिन केवल ट्रेनिंग को समर्पित कर देता है। एक दिन इंग चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो हर रोज कहा जाता है और आखिर उसने इतनी असाधारण शक्ति कैसे प्राप्त कर ली। वह पहाड़ों के बीच उसका पीछा करते करते आखिर उस स्थान तक पहुंच जाती है जहां सुचिन अभ्यास करता है। वहां पहुंचकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि इतने समय से सुचिन बिल्कुल अकेले ही अभ्यास कर रहा था। वहां न कोई गुरु था, न कोई साथी और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी मदद कर रहा हो। वह अकेला ही अपने पूरे शरीर से चट्टानों और कठोर पत्थरों से टकराकर उन्हें चकनाचूर कर रहा होता है, मानो हर दिन अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे इतनी निर्दयी ट्रेनिंग करते देखकर इंग कुछ पल के लिए बिल्कुल नहीं शब्द रह जाती है।
वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम इतने समय से यहाँ बिल्कुल अकेले ही ट्रेनिंग कर रहे थे? सुचिन उसकी ओर देखता है और शांत स्वर में जवाब देता है, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो कुछ मैंने देखा और अनुभव किया वो सच था या सिर्फ मेरी अपनी कल्पना। मुझे अब इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, अपने परिवार को वापस पाना। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ और बस एक बार फिर उसे देखना चाहता हूँ। सुचिन के ये दिल से निकले शब्द इंग का दिल पूरी तरह तोड़ देते हैं। वह भी इतने समय से अपने भीतर बिल्कुल वही दर्द छिपाए हुए थी। दुनिया में सबसे ज्यादा वह भी अपने बेटे को फिर से देखना चाहती थी, और जब उसने सुचिन के मुंह से वही इच्छा सुनी तो उसका दुख और भी गहरा हो गया। उस दिन के बाद से सुचिन पहले से भी कहीं अधिक कठोर अभ्यास करने लगता है। उसकी हर ट्रेनिंग पहले से ज्यादा कठिन होती जाती है और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। आखिरकार वह रहस्यमयी सफेद योद्धा उस वृद्ध सन्यासी से कहता है कि अब सुचिन ने अंततः अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उसने अपने ऊपर पूरा विश्वास हासिल कर लिया था और वह आने वाली किसी भी लड़ाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि सुचिन आखिरकार उस रहस्यमयी सफेद योद्धा को हरा चुका था। उसी क्षण सुचिन को एक और गहरी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि सफेद योद्धा, काला योद्धा और उसकी रहस्यमयी ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ भी उसने देखा और अनुभव किया था वो वास्तव में उसकी अपनी ही चेतना और मन द्वारा रची गई कल्पनाओं का रूप था। इस सत्य को स्वीकार करने के साथ ही सुचिन की लंबी, कठिन और रहस्यमयी साधना आखिरकार समाप्त हो जाती है। जब वो अपने घर लौटता है तो उसे इंग द्वारा छोड़ा गया एक पत्र दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे खोलकर पढ़ता है उसे पता चलता है कि इंग अकेले ही उनके बेटे फोंग को बचाने के लिए निकल चुकी है। उधर इंग उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां फोंग को बंदी बनाकर रखा गया था। जैसे ही युआन अपनी बहन को जिंदा अपने सामने खड़ा देखता है वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे तो अब तक यही विश्वास था कि इंग बहुत पहले मर चुकी है। इंग को जीवित देखकर उसके मन में तुरंत एक और भयावह विचार आता है। यदि इंग जिंदा है तो इसका मतलब है कि सुचिन भी निश्चित रूप से जीवित होगा। कुछ ही समय बाद सुचिन भी अपने परिवार को बचाने के लिए युआन के गढ़ पर पहुंच जाता है। रास्ते में आने वाले हर सैनिक से वो भिड़ जाता है और एक एक करके सभी को बेहद आसानी से परास्त करता हुआ आगे बढ़ता है। जब युआन को पता चलता है कि सुचिन लगातार उसकी ओर बढ़ रहा है तो वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सुचिन के पहुंचने से पहले ही इंग को जिंदा दफना दिया जाए। सैनिक इंग को ताबूत जैसी एक बंद लकड़ी की पेटी में बंद कर देते हैं और उसे जीवित ही जमीन के नीचे दफना देते हैं। इसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उसे कभी बचा न सके, युआन उन सभी सैनिकों को तुरंत मौत के घाट उतार देता है जिन्हें ये पता था कि इंग को कहाँ दफनाया गया है। उधर सुचिन बाकी बचे सैनिकों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। अंततः वह सभी पहरेदारों को हराने के बाद सीधे युआन के सामने पहुंच जाता है। लेकिन इस बार उनकी लड़ाई का परिणाम पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता। अपनी अथाह मेहनत और वर्षों की कठोर ट्रेनिंग के कारण सुचिन अब पहले से अकल्पनीय रूप से अधिक शक्तिशाली बन चुका था। उसकी चाल इतनी तेज और उसके वार इतने सटीक थे कि युआन उसे छू तक नहीं पाता था। युआन का हर हमला या तो सुचिन आसानी से बचा लेता या तुरंत उसका जवाब दे देता। लड़ाई के दौरान सुचिन युआन को एक गहरे कुएं में खींच ले जाता है जो बेहद जहरीले सांपों से भरा हुआ था। वो एक भारी लोहे की जंजीर युआन की बाह पर कसकर लपेट देता है। इसके बाद सुचिन इतना शक्तिशाली प्रहार करता है कि युआन के शरीर के भीतर छिपा हुआ लोहे का सुरक्षात्मक कवच पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। अपने जीवन में पहली बार युआन स्वयं को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। जैसे ही सुचिन अंतिम वार करके उसका अंत करने वाला होता है तभी फोंग अचानक उसे रोक देता है। उसका बेटा उससे विनती करते हुए कहता है कि इंग को कहाँ दफनाया गया है ये केवल युआन ही जानता है। अगर युआन अभी मर गया तो शायद वे कभी भी इंग को ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सुनते ही सुचिन एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत जंगल की ओर भाग पड़ता है ताकि इंग को खोज सके। उसी समय मानो किस्मत भी उसका साथ देती है। अचानक पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का तेज पानी धीरे धीरे मिट्टी को बहाकर ले जाता है और कुछ ही देर में जमीन के नीचे दबे हुए एक ताबूत की आकृति दिखाई देने लगती है। सुचिन तुरंत समझ जाता है कि उसी ताबूत के भीतर इंग कैद है। वह पागलों की तरह मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल से ताबूत बाहर निकालकर उसे खोलता है, लेकिन अफसोस वो बहुत देर कर चुका होता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण इंग की दम घुटने से मौत हो चुकी होती है। इस हृदय विदारक घटना के बाद कई वर्ष बीत जाते हैं। कहानी एक बार फिर सुचिन को दिखाती है, लेकिन अब वो पहले वाला निडर और अजय योद्धा नहीं रह गया होता। इंग को खोने का दर्द उसे भीतर से पूरी तरह तोड़ चुका होता है। वो शराब का आदी बन चुका होता है और अपने अधिकांश दिन नशे में बिताता है। यहाँ तक कि कई बार उसे खुद ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन है। अपने दुख के कारण वह लगभग पागलपन की सीमा तक पहुंच चुका होता है। फोंग अपने पिता का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। वह हर संभव कोशिश करता है कि सुचिन फिर से सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन सुचिन की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि ऐसा लगता है मानो अब उसका पहले जैसा बन पाना लगभग असंभव है। इसी दौरान कहानी में माओ नाम का एक व्यक्ति प्रवेश करता है। वो सुचिन को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम उन महानतम योद्धाओं में से एक हो जिनके बारे में
मैंने कभी सुना है। लेकिन दुर्भाग्य से सुचिन अब अपना अतीत लगभग पूरी तरह भूल चुका होता है। वह अपने सामने खड़े माओ तक को पहचान नहीं पाता। इसके बाद माओ उसे एक भूमिगत लड़ाई के अखाड़े के बारे में बताता है, जहां वह नियमित रूप से मुकाबले लड़ता है। वो सुचिन को आमंत्रित करता है कि जब भी उसका मन हो वो वहां आकर मुकाबले देख सकता है। कुछ समय बाद सुचिन अपने बेटे फोंग के साथ माओ का एक मुकाबला देखने पहुंचता है। चूंकि वो केवल दर्शक के रूप में आया होता है, इसलिए उसे अखाड़े के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। उसे बिना किसी की नजर में आए अंदर पहुंचाने के लिए माओ अपनी टोपी उसे दे देता है। दोनों जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, उनके सामने एक बेहद भयावह दृश्य होता है। एक विशालकाय विदेशी पहलवान रिंग के भीतर एक चीनी योद्धा को बेरहमी से पीट रहा होता है। कुछ ही देर बाद माओ का मुकाबला शुरू होता है और उसका प्रतिद्वंद्वी वही विशाल विदेशी योद्धा निकलता है। माओ अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार उस पर हमले करता है, लेकिन उसके किसी भी वार का उस विदेशी पर जरा भी असर नहीं होता। वो विशालकाय योद्धा मानो उन हमलों को महसूस तक नहीं करता। अचानक वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है और पूरी ताकत के साथ माओ के ऊपर आ गिरता है। उस भयानक टक्कर से माओ की पसलियां चकनाचूर हो जाती है और वो लगभग उसी क्षण मर जाता है। ये भयावह दृश्य देखकर फोंग खुद को रोक नहीं पाता। वो दौड़कर रिंग के अंदर पहुंच जाता है और उस विशाल विदेशी की टांग को दांतों से काटने लगता है ताकि किसी तरह उसे रोका जा सके। गुस्से से भरा विदेशी तुरंत फोंग का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। सांस न ले पाने के कारण फोंग अपने पिता को मदद के लिए पुकारता है। उसी क्षण सुचिन आखिरकार अखाड़े में प्रवेश करता है। बिना एक भी शब्द बोले वो अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा घूंसा उस विदेशी योद्धा के सिर पर मारता है कि उसकी पूरी खोपड़ी झंझना उठती है। उस विनाशकारी प्रहार की ताकत इतनी भयानक होती है कि वो विशालकाय योद्धा जमीन पर जा गिरता है और उसी क्षण उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद दो और लड़ाके रिंग में कूद पड़ते हैं। उनका उद्देश्य अपने गिरे हुए साथी का बदला लेना होता है, लेकिन उनमें से कोई भी सुचिन की अद्भुत शक्ति का सामना नहीं कर पाता। वह दोनों को बेहद आसानी से हराकर पूरी तरह परास्त कर देता है। लड़ाई के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी मौका पाकर सुचिन को चाकू मार देता है, लेकिन ये चोट उसकी गति कम करने के बजाय उसके भीतर का क्रोध और भी भड़का देती है। गुस्से से भरकर सुचिन उसी व्यक्ति को तुरंत मौत के घाट उतार देता है जिसने उसे चाकू मारा था। आखिरकार लड़ाई समाप्त हो जाती है और सुचिन अपने बेटे फोंग के साथ अखाड़े से बाहर निकल जाता है। कहानी के अंत में ये बताया जाता है कि सुचिन ने इसके बाद कभी भी मार्शल आर्ट का मार्ग नहीं छोड़ा। वह जीवन भर लगातार अभ्यास करता रहा और अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी निरंतर मजबूत बनाता रहा। समय के साथ उसकी महान युद्ध कला की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। उसका बेटा फोंग भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चला और एक महान मार्शल आर्टिस्ट बना। आखिरकार पिता और पुत्र दोनों अपनी पीढ़ी के दो सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए।